नमस्कार। सुन लो यूपीएससी के सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम सीधे गोता लगा रहे हैं मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर में, दिल्ली सल्तनत। और ख़ास तौर पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस सल्तनत का राज्य मतलब स्टेट आखिर था क्या। ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बुनियाद की कहानी है जिस पर आगे का भारत कह सकते हैं खड़ा हुआ। बिल्कुल। और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए समझना बेहद जरूरी है। आज हमारे विश्लेषण का आधार है स्रोत दस्तावेज यूनिट 11 दिल्ली सल्तनत आय। हमारा इरादा है, मतलब मिशन है, कि इसके हर पहलू को, हर बारीकी को खंगालें और समझें कि ये शासन व्यवस्था कैसे बनी, कैसे काम करती थी। और खासकर वो जो एक तनाव था, इस्लामी सोच और भारत की जो जमीनी हकीकत थी, उसके बीच ये संतुलन कैसे साधा गया। हाँ, ये संतुलन वाला बिंदु बहुत अहम है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सेक्शन 11.1 परिचय। सल्तनत की स्थापना हम जानते हैं 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, पर स्रोत कहता है कि वास्तविक स्वतंत्रता मतलब एक तरह से सॉवरेनिटी वो तो इल्तुतमिश के समय मिली, जब गजनी से पूरी तरह नाता टूटा। सही, यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जो आपने उठाया। ये राज्य आखिर था कैसा? क्या ये पूरी तरह से इस्लामी राज्य था? स्रोत यहाँ सतीश चंद्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देता है। वो कहते हैं कि ये राज्य एक थियोक्रेसी यानी कि धर्मतंत्र नहीं था। धर्मतंत्र नहीं था, ये थोड़ा समझाएंगे? मतलब शासक तो मुस्लिम थे, उलेमा का भी प्रभाव था। हाँ, शासक मुस्लिम थे और औपचारिक रूप से राज्य इस्लामी दिखता भी था। लेकिन चंद्रा का तर्क है कि शरीयत यानी इस्लामी कानून शासकों की सबसे बड़ी चिंता नहीं थी। उनकी मुख्य चिंता थी शासन बनाए रखना, स्थानीय चुनौतियों से निपटना और अपने अमीर वर्ग नोबल्स, जो कि अलग अलग गुटों में बटे थे, उनको साधना। ये व्यावहारिक जरूरतें ज्यादा हावी थी। अच्छा, तो मतलब इस्लाम एक पहचान जरूर थी, पर रोजमर्रा के शासन में राजनीतिक जरूरतें आगे थीं। बिल्कुल। राज्य औपचारिक रूप से इस्लामी था, पर सामाजिक समानता पर आधारित नहीं था, जैसा शायद इस्लामी आदर्श हो, बल्कि ये ऊंच नीच मतलब हायरार्की पर आधारित था। और एक और दिलचस्प बात, आम हिंदू और मुस्लिम के रोजमर्रा के जीवन में शायद उतना बड़ा फर्क नहीं था जितना हम आज सोच लेते हैं। और ये भी कहा गया है कि कोई लिखित संविधान या कानूनों का सेट नहीं था, तो फिर शासन चलता कैसे था? यह पूरी तरह शासकों की बुद्धिमत्ता, उनकी विजडम और उनकी राजनीतिक व्यावहारिकता मतलब पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म पर निर्भर करता था। कोई तयशुदा नियम कानून का पुलिंदा नहीं था कि बस उसे लागू कर दिया। हर सुल्तान को अपनी समझ और हालात के हिसाब से फैसले लेने पड़ते थे। इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देता है कि राज्य को एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस के रूप में समझे। है ना? हाँ बिल्कुल, ये कोई ऊपर से थोपी गई एक जैसी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं थी। 13वीं सदी में जब सल्तनत नई नई थी, तब की चिंताएं अलग थीं, जैसे राज्य को मजबूत करना, मंगोलों से बचाओ। 14वीं सदी तक जब सल्तनत स्थापित हो चुकी थी, तब चिंताएं बदल गईं, जैसे प्रशासन को बेहतर करना, विस्तार करना। ये लगातार बदलता, विकसित होता रहा। ठीक है, तो आज के हमारे इस विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? स्रोत दो खास ग्रंथों का जिक्र करता है। हाँ, हम दो प्रमुख समकालीन ग्रंथों, फखरे मुदब्बिर की अदब उल हर्ब व शुजात और जिया बरनी की फतवाए जहांदारी के जरिए राज्य की प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही आधुनिक इतिहासकारों के क्या विचार हैं, उसे भी देखेंगे। ये दोनों ग्रंथ हमें उस समय की सोच की एक झलक देते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्टेट। यहाँ पहला बिंदु है शक्ति प्राप्ति और उसका रखरखाव। स्रोत कहता है सिर्फ मिलिट्री ताकत काफी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। तलवार के दम पर आप जीत तो सकते हैं, पर राज करने के लिए आपको वैधता चाहिए, लेजिटिमेसी। लोगों को, खासकर प्रभावशाली लोगों को ये मानना होगा कि हाँ, आपको शासन करने का हक है। और ये वैधता मिलती कैसे थी? स्रोत कुछ तरीके बताता है। हाँ, कई तरीके थे। पहला, महत्वपूर्ण समूहों का संरक्षण, खासकर अमीर वर्ग, नोबिलिटी और उलेमा, धार्मिक विद्वानों का वर्ग। सुल्तान इन्हें पद, जागीरें, इनाम देकर अपनी तरफ रखता था। उलेमा इस्लाम के ज्ञाता थे, तो उनका समर्थन जरूरी था, ये दिखाने के लिए कि शासक इस्लामी उसूलों के मुताबिक चल रहा है। और वास्तुकला, इमारतें बनवाना। हाँ, भव्य इमारतें बनवाना, मस्जिदें, मकबरे, किले, मीनारे, जैसे कुतुब मीनार। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये सल्तनत की ताकत, उसकी शान और उसकी पहुंच का प्रतीक थी।
ये दूर दूर तक सुल्तान की सत्ता का ऐलान करती थी। प्रशासनिक व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली भी वैधता में मदद करते थे। यकीनन एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा जो दूर दराज के इलाकों तक फैला हो, ये दिखाता था कि सुल्तान का नियंत्रण है। अधिकारी नियुक्त करना, उनसे काम लेना, ये सब राज्य की उपस्थिति को दर्शाता था। और अपनी मुद्रा चलाना, अपने सिक्के ढलवाना, ये तो संप्रभुता की निशानी थी ही। इससे व्यापार भी आसान होता था और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण भी रहता था। और इन सब का नतीजा होता था कर वसूली की क्षमता। हाँ, यही वैधता शासक वर्ग को यह अधिकार देती थी कि वो जनता से कर, लेवीज या टैक्सेस मांग सकें और वसूल सकें। और इसी कर से सेना का खर्च, प्रशासन का खर्च, निर्माण का खर्च सब कुछ चलता था। कर वसूली राज्य के प्रभुत्व, उसके डोमिनेंस को बनाए रखने का एक अहम जरिया थी। तो अगर हम राज्य की संरचना की बात करें तो वास्तविक रूप में राज्य क्या था? स्रोत इसे समझाता है, राज्य सिर्फ सुल्तान नहीं था। राज्य था केंद्रीय राजनीतिक सत्ता, यानी सुल्तान, उसका दरबार, उसके दरबारी, फिर राज्य भर में फैले उसके अधिकारी, उसकी बनवाई हुई इमारतें, उसकी चलाई हुई मुद्रा प्रणाली और इन सब को जोड़ने वाला पूरा प्रशासनिक तंत्र, मतलब नियंत्रण का पूरा ढांचा। ये कोई एक अकेली इकाई नहीं थी, बल्कि कई सारी आपस में जुड़ी हुई राजनीतिक संस्थाओं का एक समूह था। इसमें अमीर वर्ग, नोबिलिटी की भूमिका पर खास जोर है। हाँ, क्योंकि वो सत्ता के खेल में बहुत अहम खिलाड़ी थे। शुरुआत में जैसा हमने कहा, ये ज्यादातर तुर्की गुलाम थे, स्लेव्स थे। इन्हें मामलूक भी कहते हैं। इनकी वफादारी सुल्तान के प्रति निजी होती थी, जिसने उन्हें खरीदा या बढ़ाया। इसका मतलब सुल्तान बदला तो वफादारी भी बदल सकती थी। बिल्कुल। इसीलिए अक्सर देखने को मिलता था कि एक सुल्तान की मौत के बाद उसके अमीर आपस में लड़ पड़ते थे या नए सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। सुल्तान और अमीर वर्ग के बीच सत्ता के लिए ये खींचतान लगातार चलती रहती थी। सुल्तान चाहता था कि अमीर उसके नियंत्रण में रहें और अमीर चाहते थे कि उनकी ताकत और स्वायत्तता बनी रहे। ये जो शुरुआती तुर्की एकाधिकार था अमीरों में, ये कब टूटा? इसमें बड़ा बदलाव आया खिलजी शासन के दौरान, खासकर अलाउद्दीन खिलजी के समय। उसने योग्यता को ज्यादा महत्व दिया और गैर तुर्कों को भी ऊंचे पदों पर लाना शुरू किया। बाद में तुगलकों के समय भारतीय मुसलमानों और कुछ हद तक गैर मुसलमानों को भी प्रशासन में जगह मिलने लगी। तो धीरे धीरे अमीर वर्ग का सामाजिक आधार थोड़ा फैला। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि शासक वर्ग का सामाजिक आधार फिर भी संकीर्ण ही था। हाँ, मतलब सत्ता मूलतः कुछ खास समूहों के हाथ में ही रही, लेकिन इसके बावजूद शासकों को स्थानीय समाज की जो मिलीजुली प्रकृति थी, उसकी संवेदनशीलता दिखानी पड़ती थी। वो पूरी तरह से इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। और इसी संदर्भ में सूफीवाद और भक्ति आंदोलन का विकास भी देखा जा सकता है। हाँ, इन आंदोलनों का इसी दौर में पनपना और फैलना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि राज्य के भीतर सहिष्णुता और समन्वय की भी एक धारा मौजूद थी। हालांकि ये कितना राज्य की नीति का हिस्सा था और कितना सामाजिक दबाव या जरूरत का, इस पर बहस हो सकती है, पर ये उस दौर की एक अहम सच्चाई थी। अच्छा, अब राज्य के मूल तत्वों की बात करते हैं। स्रोत कुछ बुनियादी चीजें गिनाता है। हाँ, जैसे किसी भी राज्य के लिए जरूरी होता है एक निश्चित क्षेत्र, टेरिटरी, उस पर रहने वाले लोग, पीपल, एक सेना, आर्मी, उस क्षेत्र की रक्षा और नियंत्रण के लिए कानून और प्रशासन का एक बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उस ढांचे को चलाने वाले अधिकारी, ऑफिसर्स। ये सब दिल्ली सल्तनत में मौजूद थे, भले ही उनका रूप आधुनिक राज्यों जैसा ना हो। और एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क समझाया गया है राज्य, स्टेट और सरकार, गवर्नमेंट के बीच का। हाँ, ये समझना जरूरी है। राज्य मतलब स्टेट एक तरह से पूरा जैविक संगठन है, एक ऑर्गेनिक होल, जिसका लक्ष्य है एक क्षेत्र पर नियंत्रण रखना। इसमें संस्थाएं, लोग, विचारधारा सब शामिल हैं। और सरकार यानी गवर्नमेंट, वो कार्य हैं, वो एक्शंस हैं जो राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करता है। शासन के माध्यम से ही राज्य अपना प्रभुत्व बनाए रखता है और अपने कार्य करता है। तो सरकार राज्य का एक कार्यकारी अंग है, कह सकते हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अब हम आते हैं सेक्शन 11.3 पर, शासन कला पर शाब्दिक स्रोत, टेक्सचुअल सोर्सेज ऑन स्टेटक्राफ्ट। यहाँ सबसे पहले स्रोतों की सीमाओं की बात की गई है। हाँ, स्रोत ये बताता है कि शुरुआती सल्तनत काल में, मतलब 13वीं सदी में, सीधे सीधे राज्य या शासन कला पर केंद्रित ग्रंथ कम मिलते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं थी। शासकों और विद्वानों का ध्यान शायद राज्य को मजबूत करने और बचाव पर ज्यादा था, बजाय इसके कि शासन के सिद्धांत लिखे जाएं।
दूसरा, ज्यादातर विद्वान दरबार के संरक्षण में लिखते थे, तो वो शायद वही लिखते थे जो सुल्तान सुनना चाहता था या जो तात्कालिक जरूरतें थीं। और एक चेतावनी भी दी गई है इन ग्रंथों के बारे में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। ये ग्रंथ जैसे मुदब्बिर या बरनी की किताबें दरअसल उन लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं। ये जरूरी नहीं कि वो उस समय की वास्तविकताओं का 100% सही चित्रण करते हों। हो सकता है वो आदर्श स्थिति बता रहे हों या अपनी पसंद नापसंद जाहिर कर रहे हों। लेकिन इसके बावजूद ये ग्रंथ उस दौर की सोच, चिंताओं और आदर्शों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। हमें इन्हें आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहले ग्रंथ की बात करते हैं, फ़ख्रे मुदब्बिर की अदब उल हर्ब व शुजात। इसका मतलब क्या है? इसका मोटा मोटा मतलब है युद्ध की कला और शासन के रीति रिवाज, या जैसा स्रोत में दिया है, राजाओं के रीति रिवाज और प्रजा का रखरखाव। ये ग्रंथ सुल्तान शम्स अल-दीन इल्तुतमिश के सम्मान में लिखा गया था, जिनका शासनकाल 1210 से 1236 तक था। यानी ये बिल्कुल शुरुआती सल्तनत के दौर का है। हाँ, वो दौर जब सल्तनत अभी पैर जमाई रही थी, मंगोलों का खतरा सर पर मंडरा रहा था, एक तरह की असुरक्षा का माहौल था। ये संदर्भ इस ग्रंथ को समझने के लिए जरूरी है। ग्रंथ की संरचना कैसी है? इसमें कुल 40 अध्याय हैं। पहले 12 अध्याय सुल्तान के गुण, उसके कर्तव्य, अधिकारियों के क्या गुण होने चाहिए, इन सब पर हैं। लेकिन बाकी के 28 अध्याय वो युद्ध के अलग अलग पहलुओं पर हैं। सेना का संगठन, घेराबंदी, हथियार, रणनीति वगैरह। 40 में से 28 अध्याय युद्ध पर। ये तो वाकई उस दौर की असुरक्षा को दिखाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उस समय शासक वर्ग के लिए सैन्य मामले कितने ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब आते हैं इसके मुख्य विचारों पर। एक बड़ी चिंता जो मुदब्बिर के लेखन में दिखती है, वो है सत्ता को शासक वर्ग, खासकर ऊंचे खानदान वालों के हाथों में ही रखने की। अच्छा, और गैर मुस्लिमों के प्रति क्या रवैया दिखता है? मुदब्बिर लिखते हैं कि किसी गैर मुस्लिम क्षेत्र पर हमला करने से पहले उन्हें औपचारिक रूप से निमंत्रण भेजा जाना चाहिए। या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या फिर जिजिया देना मंजूर करो। जिजिया, ये शब्द बार बार आता है, इसे एक बार फिर से स्पष्ट कर दें। हाँ, जिजिया एक तरह का टैक्स था जो इस्लामी राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों, जिन्हें धिम्मी कहा जाता था, पर लगाया जाता था। इसके बदले उन्हें राज्य में रहने, अपने धर्म का पालन करने और बाहरी हमलों से सुरक्षा की गारंटी मिलती थी। ये एक विवादास्पद विषय रहा है, पर सल्तनत काल में ये लागू था। ठीक है। मुदब्बिर के ग्रंथ में एक और दिलचस्प बात है मुस्लिम शहर की रक्षा के बारे में। हाँ, ये उस समय की तात्कालिकता और खतरे को दिखाता है। मुदब्बिर कहते हैं कि अगर किसी मुस्लिम शहर को गैर मुस्लिम घेर ले, तो उसकी रक्षा करना इतना जरूरी है कि मुस्लिम महिलाएं अपने पतियों की इजाजत के बिना और गुलाम अपने मालिकों की इजाजत के बिना भी रक्षा के लिए जा सकते हैं। ये सामान्य इस्लामी नियमों से अलग था और दिखाता है कि उस समय सुरक्षा कितनी बड़ी प्राथमिकता थी। तो मुदब्बिर का लेखन उस दौर की किन मुख्य चिंताओं को प्रतिबिंबित करता है? एक बड़ी चिंता तो यही थी कि भारत जैसी विशाल गैर मुस्लिम आबादी वाले देश पर शासन कैसे किया जाए। क्या शांतिपूर्ण बातचीत और सहअस्तित्व का रास्ता अपनाया जाए या फिर एक आक्रामक सैन्यवादी दृष्टिकोण रखा जाए? मुदब्बिर के लेखन में दोनों तरह की बातें मिलती हैं, हालांकि युद्ध पर जोर ज्यादा है। और शासन पर जो अध्याय है उनमें क्या कहा गया है? उनमें वो दमनकारी राज्य जो सिर्फ शोषण और बल पर टिका हो और न्यायपूर्ण राज्य जो प्रजा के कल्याण और समृद्धि पर ध्यान दे के बीच फर्क करते हैं। वो जोर देते हैं कि न्याय, जस्टिस इस्लामी शासक का एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अधिकारियों के लिए भी वो नैतिक उपदेश देते हैं, क्योंकि अच्छे अधिकारी ही राज्य को स्थायित्व दे सकते हैं। तो मुदब्बिर से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मुदब्बिर के ग्रंथ से ये समझ आता है कि राज्य कोई पहले से दी गई बनी बनाई संरचना नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया, प्रोसेस है, जिसे उचित और प्रभावी कामकाज के जरिए प्रशासनिक और राजनीतिक सुसंगतता हासिल करनी होती है। और खासकर भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, जहां इतनी बड़ी गैर मुस्लिम आबादी थी, वहां पारंपरिक धार्मिक सलाह शायद काफी नहीं थी। शासकों को व्यवहारिक समाधान खोजने पड़ रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये पारंपरिक सलाह काफी नहीं थी। अब आते हैं दूसरे बड़े विचारक जिया बरनी पर। हाँ, जियाउद्दीन बरनी। ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, शासनकाल 1324-1352, और फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में एक महत्वपूर्ण परामर्शदाता या नदीम थे। इनके समय तक सल्तनत काफी हद तक स्थापित हो चुकी थी, ज्यादा मजबूत थी। और उनका ग्रंथ है फतवाए जहांदारी। बिल्कुल, फतवाए जहांदारी,
जिसका मतलब है शासन पर उपदेश या सलाह। ये लगभग 1352-57 ईसी के आसपास लिखी गई। ये किताब 24 सलाहों या एडवाइजेस के रूप में लिखी गई है, इसलिए इसकी प्रकृति उपदेशात्मक है। इसे सल्तनत काल में शासन कला पर लिखा गया पहला व्यवस्थित विवरण माना जाता है। इसका केंद्रीय बिंदु क्या है? मुदब्बिर की तरह न्याय। हाँ, न्याय जस्टिस बर्नी के लिए भी शासक का सबसे मुख्य कर्तव्य है। लेकिन बर्नी की एक और बड़ी चिंता है जो मुदब्बिर से भी ज्यादा जोरदार तरीके से सामने आती है, और वो है शासक वर्ग की विशिष्टता और शक्ति को बनाए रखना। वो ऊंचे खानदान हाई बॉर्न वालों के गुणों और निचले खानदान लो बॉर्न वालों के अवगुणों पर बहुत लिखते हैं। ऊंच नीच पर इतना जोर, इसका क्या मतलब था? बर्नी का मानना था कि शासन करने का हक सिर्फ ऊंचे खानदान वाले मुसलमानों को है। वो हिंदुओं को और निचले माने जाने वाले मुसलमानों को ऊंचे पदों पर रखने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे राज्य कमजोर होता है और अव्यवस्था फैलती है। ये उनके समय की सामाजिक सोच को दिखाता है, जो काफी हद तक श्रेणीबद्ध थी। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि बर्नी के विचारों में विरोधाभास भी थे। हाँ, और यही उन्हें दिलचस्प बनाता है। एक तरफ तो वो इतने कट्टर हैं ऊंचे नीचे और धर्म को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ वो न्याय के तहत क्षमा की बात भी करते हैं। वो सलाह देते हैं कि अकाल के समय गैर मुस्लिमों से भी जिजिया न लिया जाए, या जरूरत पड़ने पर राजकीय खजाने से गैर मुस्लिम जरूरतमंदों की भी मदद की जाए। ये विरोधाभास क्यों? क्या ये सिर्फ व्यावहारिक जरूरत थी? शायद हाँ। ये दिखाता है कि आदर्श चाहे जो भी हों, जमीनी हकीकत शासकों को व्यवहारिक होने पर मजबूर करती थी। बर्नी खुद मानते हैं कि एक आदर्श मुस्लिम शासक को तो इस्लाम का कड़ाई से पालन करना चाहिए, काफिरों को सजा देनी चाहिए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान की परिस्थितियों में ये पूरी तरह संभव नहीं है। यहाँ गैर मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा है कि उनसे टकराव मोल लेकर शासन नहीं चलाया जा सकता। और यहीं पर आता है बर्नी का सबसे अद्वितीय योगदान, ज़वाबित का विचार। आपने पहले भी इसका जिक्र किया था, इसे विस्तार से समझाइए। हाँ, ज़वाबित, ये शब्द याद रखना बहुत जरूरी है यूपीएससी के लिहाज से। ZAWABIT, ज़वाबित। बर्नी कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो विशेष परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए सुल्तान को जरूरत पड़ने पर राज्य के हित में अपने खुद के कानून बनाने और लागू करने का अधिकार होना चाहिए। ये कानून शरीयत यानी इस्लामी कानून से अलग हो सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो शरीयत के प्रावधानों को अनदेखा भी कर सकते हैं। मतलब राज्य के कानून धर्म के कानून से ऊपर। हाँ, अगर राजनीतिक जरूरत, जिसे बर्नी सियासत कहते हैं, और धार्मिक आदेश शरीयत में टकराव हो, तो बर्नी के अनुसार सियासत यानी राजनीतिक व्यवहारिकता हमेशा प्रबल होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात थी। ये साफ तौर पर कह रहा था कि राज्य का हित सर्वोपरि है, धार्मिक नियमों से भी ऊपर, अगर हालात ऐसी मांग करें। ज़वाबित एक तरह से सेक्युलर राज्य कानून थे जो सुल्तान अपनी जरूरत के हिसाब से बनाता था। यह तो सल्तनत की प्रकृति को समझने के लिए क्रांतिकारी विचार लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सल्तनत का राज्य कितना ज्यादा व्यवहारिक और लचीला था, कम से कम बर्नी के आदर्शों में। वो आदर्श इस्लामी राज्य की बात करते हुए भी जमीनी हकीकत को पूरी तरह स्वीकार कर रहे थे। इरफान हबीब ने बर्नी के विचारों पर क्या कहा है? इरफान हबीब बर्नी के विश्लेषण में दो और बातें जोड़ते हैं। पहला, बर्नी मानते थे कि राज्य को अपनी सत्ता का प्रभाव जमाने के लिए शान शौकत, धूमधाम और वैभव दिखाने की जरूरत होती है, इससे लोगों पर रौब पड़ता है। दूसरा, बर्नी अत्यधिक हिंसा के खिलाफ थे। वो संयम की बात करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ज्यादा जुल्म करने से राज्य की स्थिरता ही कमजोर होती है, लोग विद्रोही हो सकते हैं। तो अगर हम मुदब्बिर और बर्नी दोनों के विचारों को मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये उभरती है कि दिल्ली सल्तनत का राज्य कोई एकाश्म यानी मोनोलिथिक चीज नहीं थी। ये प्रक्रियात्मक यानी प्रोसेसुअल था। ये जमीनी हकीकत के हिसाब से लगातार ढलता रहता था। इसका मुख्य लक्ष्य था सत्ता बनाए रखना और प्रभावी ढंग से शासन चलाना, और इस लक्ष्य को हासिल करने के तरीके लचीले थे, जरूरत के हिसाब से बदलते रहते थे। ये आधुनिक संवैधानिक राज्यों से बहुत बहुत अलग था। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम सेक्शन 11.4 पर आते हैं, राज्य की प्रकृति पर आधुनिक इतिहासकार, मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑन द नेचर ऑफ द स्टेट। यहाँ तो जरूर काफी बहस होगी। हाँ, आधुनिक विद्वानों में दिल्ली सल्तनत के राज्य के स्वरूप को लेकर काफी मतभेद रहे हैं। ये बहस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली सल्तनत ने ही कहीं ना कहीं उस मुगल साम्राज्य की नींव रखी जिसने बाद में लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया। तो क्या मुख्य विचार है
स्रोत मैक्स वेबर का जिक्र करता है। हाँ, मैक्स वेबर का पैतृक राज्य पैट्रिमोनियल स्टेट का सिद्धांत। वेबर के अनुसार ऐसे राज्य में शासक व्यक्तिगत वफादारी पर टिके हुए अधिकारियों के एक छोटे समूह पर निर्भर करता है। शासन काफी हद तक व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है और शासक स्थानीय स्तर पर अपने वफादार लोगों को शक्ति सौंप देता है। स्रोत में याकब रूसेल का भी जिक्र है, जिन्होंने इस मॉडल को देखा है। क्या ये मॉडल दिल्ली सल्तनत पर फिट बैठता है? स्रोत कहता है कि इस पर और जांच की जरूरत है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये शायद मुगलों पर ज्यादा लागू होता है, सल्तनत पर उतना नहीं। सल्तनत में नौकरशाही का तत्व ज्यादा मजबूत था शायद। तो फिर दूसरा प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? वो है केंद्रीकृत राज्य, सेंट्रलाइज्ड स्टेट का सिद्धांत। इसके समर्थक ज्यादातर पुराने इतिहासकार हैं, जैसे लेन पूल, ईश्वरी प्रसाद, ABM हबीबुल्ला, मोहम्मद हबीब, KA निजामी और पीटर जैक्सन जैसे कुछ आधुनिक इतिहासकार भी। इनका मुख्य तर्क क्या है? ये सल्तनत को केंद्रीकृत क्यों मानते हैं? इनके तर्कों के कई आधार हैं। पहला, तुर्कों की शुरुआती सफलता। इनका मानना था कि तुर्कों के पास बेहतर सैन्य तकनीक और संगठन था। साइमन डिग्बी ने खास तौर पर घोड़ों के महत्व पर जोर दिया है। वहीं रोमिला थापर जैसे इतिहासकार राजपूतों के बीच आपसी फूट को भी एक कारण मानते हैं। इस बेहतर संगठन और सैन्य ताकत ने उन्हें एक मजबूत केंद्रीय सत्ता स्थापित करने में मदद की। और एक केंद्रीकृत राज्य का मतलब क्या होता है इनके अनुसार? हरमन कुल्के के शब्दों को अगर देखें तो इसका मतलब है एक मजबूत शासक, एक कुशल और श्रेणीबद्ध प्रशासनिक व्यवस्था, हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन, बल प्रयोग पर राज्य का एकाधिकार, मोनोपोली ऑन द यूज ऑफ फोर्स, और एक परिभाषित क्षेत्र। इन इतिहासकारों का मानना था कि सल्तनत में ये तत्व मौजूद थे। उन्हें लगता था कि इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने और संसाधन जुटाने के लिए केंद्रीय नियंत्रण जरूरी था ही। लेकिन क्या ये नजरिया आज भी उतना ही मान्य है? स्रोत हालिया शोध की बात करता है। हाँ, हालिया शोध इस पूरी तरह केंद्रीकृत वाले विचार पर कुछ सवाल खड़े करता है या उसमें बारीकियां जोड़ता है। पहले बात तो ये कि शासन चलाना उतना सहज या चुनौती रहित नहीं था जितना शायद पहले माना जाता था। लगातार विद्रोह होते थे जिन्हें दबाना पड़ता था। और केंद्रीकरण की डिग्री पर भी बहस है। बिल्कुल। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राज्य थोड़ा नौकरशाहीकृत जरूर था, लेकिन पूरी तरह सेंट्रलाइज नहीं कह सकते। इसमें विखंडन की प्रवृत्तियां भी थीं, यानी सत्ता बटी हुई भी थी, साथ ही एकीकृत करने वाली प्रवृत्तियां भी थीं। ये दोनों ताकतें एक साथ काम कर रही थीं। ये विखंडन वाली ताकतें कौन सी थीं? चुनौतियां कहां से आती थीं? चुनौतियां कई थीं। स्थानीय शक्ति समूह थे, पुराने राजपूत सरदार, जमींदार वगैरह, जो पूरी तरह अधीन नहीं हुए थे। और सबसे बड़ी चुनौती तो खुद सुल्तान के अपने अमीर थे, खासकर इक्तादार। इक्तादार, ये व्यवस्था क्या थी? संक्षेप में बताएंगे। इक्ता व्यवस्था सल्तनत की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था का आधार थी। इसमें सुल्तान अपने अमीरों या कमांडरों को नकद वेतन की जगह किसी क्षेत्र, जिसे इक्ता कहते थे, का राजस्व वसूलने का अधिकार दे देता था। इक्तादार का काम था उस क्षेत्र से राजस्व वसूलना, अपना खर्च और अपनी सेना का खर्च निकालना और बची हुई रकम फवाजिल केंद्रीय खजाने में जमा कराना। साथ ही जरूरत पड़ने पर सुल्तान को सैन्य सेवा भी देनी होती थी। तो ये इक्तादार चुनौती कैसे बनते थे? क्योंकि ये इक्तादार अपने अपने इलाकों में बहुत शक्तिशाली हो जाते थे। उनके पास अपनी सेना होती थी, अपना प्रशासन होता था। अगर केंद्रीय सत्ता जरा भी कमजोर हुई या सुल्तान की पकड़ ढीली पड़ी तो ये इक्तादार अक्सर विद्रोही हो जाते थे या स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। इसीलिए सुल्तानों को लगातार इन पर नजर रखनी पड़ती थी, इनके तबादले करने पड़ते थे। तो फिर एक संतुलित दृष्टिकोण क्या हो सकता है? क्या राज्य केंद्रीकृत था या नहीं? शायद सबसे संतुलित नजरिया यही है कि कुछ हद तक केंद्रीय सत्ता मौजूद थी। स्थानीय शक्तियां और अमीर वर्ग आमतौर पर सुल्तान की सुजरेनिटी को स्वीकार करते थे। ये इसी बात से जाहिर है कि जब भी वो विद्रोह करते थे तो सुल्तान को उन्हें दबाने के लिए सेना भेजनी पड़ती थी, और अक्सर सुल्तान इसमें सफल भी होता था। अगर केंद्रीय सत्ता होती ही नहीं तो विद्रोह दबाने का सवाल ही नहीं उठता। और केंद्र की उपस्थिति किन चीजों से महसूस होती थी? कई चीजों से। जैसा हमने पहले कहा, कर संग्रह की व्यवस्था, चाहे वो कितनी भी प्रभावी क्यों न रही हो, सड़कों का निर्माण जिससे सेना और व्यापार की आवाजाही आसान हो, वास्तुकला जो दूर दूर तक सुल्तान की सत्ता का निशान छोड़ दी थी, सुल्तान और उसके दरबार द्वारा दिए जाने वाले दान, और सबसे महत्वपूर्ण सेना की आवाजाही। जब सुल्तान की सेना किसी इलाके से गुजरती थी तो उसकी सत्ता का एहसास सबको हो जाता था। लेकिन स्थानीय स्तर पर चीजें काफी हद तक वैसी ही चलती रहती थी। हाँ, अक्सर ऐसा होता था। स्थानीय रीति रिवाज,
जमीन के मालिकाना हक के पुराने तरीके, ये सब केंद्रीय उपस्थिति के साथ साथ चलते रहते थे। एक समान यूनिफॉर्म प्रशासनिक व्यवस्था तो बहुत बाद में शायद मुगलों के समय जाकर स्थापित हुई। सल्तनत में विविधता ज्यादा थी। स्रोत कुछ और दृष्टिकोणों का भी जिक्र करता है। स्टेफन कॉनमन का नाम है। हाँ, स्टेफन कॉनमन ने सल्तनत को समझने के लिए 2 मॉडलों को जोड़ने की कोशिश की है, प्रीबेंडल और पैतृक। प्रीबेंडल मॉडल में राज्य के पदों को आय का स्रोत माना जाता है, मतलब आर्थिक पहलू पर जोर होता है। वो इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत रहला के आधार पर यह तर्क देते हैं। और सूफी प्रभाव का भी जिक्र है एक चुनौती के रूप में। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ प्रभावशाली सूफी पीरों की अपनी आध्यात्मिक और सामाजिक शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो राज्य की प्रभावशीलता में एक तरह से बाधक बन सकते थे। इसका क्लासिक उदाहरण दिया जाता है निजामुद्दीन औलिया और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी या गियासुद्दीन तुगलक के बीच का तनावपूर्ण रिश्ता। ये दिखाता है कि सुल्तान ही एकमात्र शक्ति का केंद्र नहीं था। अब आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर, राज्य और धर्म, स्टेट एंड रिलीजन का रिश्ता। हाँ, इस पर हमने शुरू में भी बात की थी। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि प्रभावी शासन चलाने के लिए राजनीति को धर्म से पूरी तरह नहीं सही पर काफी हद तक अलग रखना जरूरी था। लेकिन ग्रंथों की भाषा तो अक्सर धार्मिक होती थी, उलेमा की भूमिका भी थी। बिल्कुल, शासन कला पर लिखे ग्रंथ जैसे बरनी की फतवाए जहांदारी धार्मिक शब्दावली का प्रयोग करते थे। उलमा की समाज में और दरबार में भी इज्जत थी। वो कानूनी सलाह देते थे, न्याय व्यवस्था में काजी के तौर पर काम करते थे, मदरसों में शिक्षा देते थे। सुल्तान भी वैधता हासिल करने के लिए उनका समर्थन चाहता था। तो फिर राजनीति धर्म से अलग कैसे थी? अलग ऐसे थी कि जब व्यवहारिक फैसलों की बात आती थी, खासकर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की, जैसे सेना में, तो योग्यता, कॉम्पिटेंस और वफादारी, लॉयल्टी ज्यादा मायने रखती थी, न कि धार्मिक कट्टरता या ज्ञान। सुल्तानों ने अक्सर ऐसे लोगों को ऊंचे पद दिए जो सक्षम योद्धा या प्रशासक थे, भले ही वो धार्मिक रूप से बहुत रूढ़िवादी ना हो या कभी-कभी गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। बाद के दौर में तो धर्म का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए या लामबंदी के लिए होता था? कई बार हाँ, धर्म का इस्तेमाल लोगों को एकजुट करने, किसी युद्ध को जायज ठहराने या सुल्तान की छवि को एक धर्मपरायण शासक के रूप में पेश करने के लिए जरूर होता था। लेकिन राज्य के जो मूल कार्य थे, कर वसूलना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सेना का प्रबंधन करना, ये सब मुख्य रूप से राजनीतिक जरूरतें थीं, न कि धार्मिक आदेश। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या इसे इस्लामिक राज्य कहना गलत है? स्रोत का निष्कर्ष ये है कि इसे इस्लामिक राज्य कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। अगर इस्लामिक राज्य से हमारा मतलब है कि धर्म ही उसका प्राथमिक चालक, प्राइमरी ड्राइवर था और सारे फैसले सिर्फ धार्मिक आधार पर होते थे, ऐसा नहीं था। राजनीतिक लाभ, राज्य का हित यानी सियासत ज्यादातर मामलों में सर्वोपरि थी। हाँ, ये एक ऐसा राज्य था जिसके शासक मुस्लिम थे और जिसने इस्लामी प्रतीकों और संस्थाओं का इस्तेमाल किया। राज्य के उद्देश्य को स्रोत कैसे परिभाषित करता है? राज्य का उद्देश्य था इस बेहद विविध हेट्रोजीनियस क्षेत्र को राजनीतिक रूप से एकीकृत करना और शासक वर्ग के हितों को साधना। धर्म इस प्रक्रिया में एक तत्व था, पर एकमात्र या सबसे महत्वपूर्ण तत्व नहीं था। राज्य के कुछ और प्रगट रूप भी बताए गए। हाँ, जैसे निर्माण कार्य, मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, सूफी स्थल, नहरें, कुएं, सराय, ये सब सिर्फ सुविधाएं नहीं थी, बल्कि राज्य की शक्ति, उसकी पहुंच और उसकी उदारता या संरक्षण के भौतिक चिन्ह थे। ये सुल्तान की महिमा को भी बढ़ाते थे। इसी तरह धर्मार्थ दान देना, विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण देना, ये सब भी राज्य की शक्ति और वैधता को स्थापित करने के तरीके थे। बिल्कुल। तो ये हमने आधुनिक इतिहासकारों के विभिन्न विचारों को भी समझा। अब हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से, सेक्शन 11.5, मुख्य बातें, सारांश, की टेकअवेज, समरी पर। हाँ, तो हमने जो इतनी लंबी चर्चा की, उसके मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहरा लेते हैं ताकि श्रोताओं के मन में ये बातें स्पष्ट हो जाएं। जरूर। पहला मुख्य बिंदु क्या होगा? पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कि दिल्ली सल्तनत का राज्य स्थिर या एकल, स्टैटिक और मोनोलिथिक नहीं था, बल्कि एक विकसित होती हुई शासन प्रक्रिया, इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस थी, जो समय और परिस्थितियों के साथ बदलती रही। दूसरा, ये राज्य इस्लामी आदर्शों और राजनीतिक व्यावहारिकता के मिश्रण पर आधारित था। खासकर जिया बरनी का ज़वाबित का विचार इस व्यावहारिकता को दिखाता है, जहां जरूरत पड़ने पर राज्य के कानून, स्टेट लॉज, धार्मिक कानून, शरिया पर हावी हो सकते थे। तीसरा बिंदु न्याय से जुड़ा है। हाँ, न्याय, जस्टिस का विचार शासन के केंद्र में जरूर था, जैसा मुदब्बिर और बरनी दोनों मानते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या लचीली थी
और अक्सर शासक वर्ग के हितों और राज्य की स्थिरता से प्रभावित होती थी। चौथा बिंदु सत्ता की खींचतान के बारे में है। बिल्कुल। केंद्रीय सत्ता, सुल्तान और स्थानीय शक्तियों जैसे पुराने राजा, जमींदार व अमीर वर्ग, खासकर इक्तादार के बीच लगातार एक मोलभाव, एक खींचतान, नेगोशिएशन इंटेंशन चलती रहती थी। सत्ता कभी भी पूरी तरह एक जगह केंद्रित नहीं थी। पांचवा, वैधता निर्माण के तरीकों पर। राज्य की वैधता, लेजिटिमेसी, सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि कई माध्यमों से बनाई और बनाए रखी जाती थी। जैसे प्रशासन का ढांचा, अमीरों और उलेमा का संरक्षण, भव्य वास्तुकला का निर्माण, मुद्रा प्रणाली चलाना और धर्मार्थ कार्य करना। छठा बिंदु इतिहासकारों के बहस से जुड़ा है। हाँ, आधुनिक इतिहासकारों में राज्य की प्रकृति को लेकर बहस जारी है। क्या यह केंद्रीकृत था या पैतृक, पैट्रोमोनियल या प्रीबेंडल या कुछ और? शायद वास्तविकता इन सभी मॉडल्स के कुछ तत्वों का जटिल मिश्रण थी। कोई एक लेबल शायद पूरी तरह फिट ना बैठे। और सातवां, धर्म की भूमिका पर। धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया, वैधता हासिल करने, लामबंदी करने, पहचान बनाने के लिए। लेकिन राज्य के जो मुख्य कार्य और निर्णय थे वो राजनीतिक जरूरतों से प्रेरित थे, न कि मुख्य रूप से धार्मिक महिमा मंडन से। राज्य का असल उद्देश्य इस विविध क्षेत्र को राजनीतिक रूप से एकीकृत करना था। आठवां बिंदु राज्य की परिभाषा को और स्पष्ट करता है। हाँ, राज्य एक तरफ शासक वर्ग के हितों की अभिव्यक्ति था, तो दूसरी तरफ ये एक सार्वजनिक राजनीतिक संस्था भी थी जो प्रजा को सत्ता की संरचनाओं से जोड़ती थी। और आखिरी, नवा बिंदु। सल्तनत की सफलता या विफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती थी कि वो कितने प्रभावी ढंग से संसाधन जुटा पाती है और शासक में कितना कौशल और राजनीतिक समझ है। बेहतरीन। ये सारे बिंदु मिलकर दिल्ली सल्तनत के राज्य की एक बहुत ही व्यापक और न्यूआंस्ड तस्वीर पेश करते हैं। इसने वाकई सब कुछ समेट दिया। अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ते हैं। हाँ, एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करे। जरा सोचिए, दिल्ली सल्तनत की ये जो हमने देखी लचीली, लगातार विकसित होती, खींचतान से भरी शासन व्यवस्था, इसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य जैसे विशाल, कई ज्यादा व्यवस्थित और केंद्रीकृत लगने वाले ढांचे की नींव कैसे रखी? सल्तनत से मुगल काल में जाते हुए किन चीजों की निरंतरता रही होंगी और क्या बड़े बदलाव आए होंगे? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार करना यूपीएससी की तैयारी और इतिहास की गहरी समझ दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मध्यकालीन भारतीय राजनीति की गतिशीलता, राज्य निर्माण की प्रक्रिया और खास तौर पर विचारधारा और जमीनी हकीकत के बीच का जो जटिल रिश्ता होता है, उसे समझने के लिए आज का ये विश्लेषण मेरे ख्याल से बहुत जरूरी था। बिल्कुल। मेंस के उत्तर लिखते समय ये समझ बहुत काम आती है, एक बेहतर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बनाने में मदद करती है। और यूपीएससी से परे भी मुझे लगता है ये समझने में मदद करता है कि कैसे अलग अलग राज्यों ने अलग अलग समय में विविधता, डाइवर्सिटी का प्रबंधन किया है और अपनी शक्ति को बनाए रखा है। इतिहास से सीखने के लिए बहुत कुछ है। निश्चित रूप से। तो ये था हमारा आज का विस्तृत विश्लेषण, यूनिट 11 दिल्ली सल्तनत आय पर आधारित। उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा और इसने दिल्ली सल्तनत के राज्य की प्रकृति को समझने में आपकी मदद की होगी। हाँ, और जैसा कि हमने कहा, ये विषय गहरा है, तो अगर जरूरत महसूस हो तो इसे दोबारा जरूर सुनें ताकि सभी बिंदु स्पष्ट हो जाएं। बिल्कुल। और अपनी यूपीएससी की तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करना, शेयर करना, अपने सवाल या विचार कमेंट में लिखना और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सही है। आपकी सक्रियता हमें बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करती है। सुनते रहिए, सुन लो यूपीएससी। धन्यवाद।